नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। ईश्वर आदरणीय कृपा करे हम सब पे। जी। हाँ, प्रणाम। आदरणीय बोलिए। हाँ, बोलिए। सर्वप्रथम तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और मैं चाहता हूँ कि आज आपके द्वारा ज्योतिष के अनुभव पर आपके द्वारा मुझे मार्गदर्शन की प्राप्ति हो, जिससे कि हम सभी लोग जान सकें ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का जीवन में किस प्रकार से उपयोग है और किस प्रकार से हम ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते अच्छा, देखिए, ज्योतिष मेरे हिसाब से ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा आविष्कार है हैं। जी। ना। न तो ये प्रोफेशन है, न तो ये बिजनेस है, और न ही ये एक कोई ऐसी चीज है जिसकी तुलना वर्तमान समय में, वर्तमान सामाजिक स्थितियों में जो उपस्थित मूल्य हैं उससे किया जा सकता है। ये कुछ बहुत ही अलग स्तर का, अलग जीवन शैली का एक इस तरह का आविष्कार है या प्राप्ति है, जिसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बहुत बेहतर मनुष्य बनना पड़ता है। जी। वो शुद्धता जब तक आपके अंदर नहीं पैदा होगी, आप ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। जी। और मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस समय अगर हम 100 ज्योतिषियों को लाइन में खड़ा करें तो कभी कभी हो सकता है 100 ही जो है ज्योतिष शास्त्र के जो नियम है, कानून है, उस पर फेल है। वो भले ही बहुत बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटी ज्योतिषी हो सकते हैं, जी। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी होते हैं वो तो वो नहीं है। जी। दैवज्ञ जो उनके बृहत्पराशर सरोवरा शास्त्र के शुरुआत में ही ज्योतिषियों के बारे में बहुत सारे गुण लिखे गए हैं। जी। उन गुणों के आधार पर अगर इनको देखा जाए तो ये पहली बात तो ये है कि इतना बेहतर मनुष्य होना, इतना शुद्ध होना और आज के समय में होना, अपने आप में यही बहुत बड़ी चुनौती है। ज्योतिष बनना तो बहुत दूर की बात है। जी। नंबर वन। नंबर टू, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है 4 लाख श्लोक लिखे गए थे, और इस समय मुश्किल से 2-5 हजार 10 हजार श्लोकों के आधार पर जितने बड़े बड़े ज्योतिषी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसके आधार पर कल्पना करके देख लीजिए कि अगर मान लीजिए उसमें से 1 लाख श्लोक भी आज के तारीख में व्यवहारिक रूप से अगर किसी को ज्ञान है, तो वह कितना एक्यूरेट और कितना सही प्रिडिक्शन कर सकता जी। है ना। इसलिए ये भी देख लें कि इस शास्त्र में एक बहुत बड़े शोध की जरूरत है, और वो शोध करने के लिए जिस तरह की मानसिकता, जिस तरह की व्यवस्था चाहिए, वो दोनों ही आज के समय में उपलब्ध नहीं है। हमारा जो मुख्य प्रयास है गुरुदेव, वो मुख्य प्रयास हमारा ये हम्म, है कि ज्योतिष को एक शोध और सभी लोगों के विचारों को एक समाहित करते हुए और हम इस पर एक हम्म, नेक्स्ट लेवल तक जाएं, एक शोध और विचार करें। उसी के लिए हमने इस मंच की शुरुआत की है। बहुत अच्छी बात की आपने, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और दिल से बात कर रहा हूँ। सारी चीजों को मैं चाह रहा हूँ कि साफ साफ आपके सामने रखूं। जी। तीसरा जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, जो हमारे क्लासिक्स हैं, जी। क्लासिक्स में जितने श्लोक दिए गए हैं, जी। सारे श्लोक बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी। चाहे बृहत्होरा शास्त्र की बात कर लीजिए, चाहे पराशर की बात कर लीजिए, चाहे लघु पराशरी की बात कर लीजिए, है ना। जितने तरह के शास्त्रों में हमारे ज्योतिषियों, हमारे ऋषि मुनियों ने जितने श्लोक लिखे हैं, वे सारे श्लोक बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के समय में हमारे पास साधना करने का समय नहीं है। हम उन श्लोक को न तो ठीक से समझते हैं, न तो ठीक से उनको अप्लाई करते हैं, और उसके बजाय हम तुक्के लॉजी में चले जाते हैं। और हमारा 10 जने को तुक्का लगाइएगा तो 4 जने पर सही हो जाता है। वो 4 जने हमारी मार्केटिंग कर देते हैं, और पता चलता है कि 6 महीने, 8 महीने, 2 साल हमने कुछ 2 4 10 किताबें पढ़ी और बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए। जी। ये हमारे समय का सबसे बड़ी विडंबना है। ज्योतिष शास्त्र के लिए कम से कम 20 साल की पढ़ाई चाहिए, जी। कम से कम, है ना। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र जन्म जन्मांतर से आई हुई चीजें होती हैं, इसलिए ये बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। जैसे 5वें 8वें का संयोग अगर आपके कुंडली में है, तभी आप परफेक्ट ज्योतिष हो सकते। परफेक्ट तो ज्योतिष होना बहुत असंभव है, लेकिन एक बेहतर ज्योतिषी बन सकते हैं। अब 5-8 का संबंध आप देखिए कितने ज्योतिषियों में मिलता है। अब 5-8 मतलब क्या, 8वां जो है आपका अध्यात्म साधना, जो पिछले जन्मों से, कई जन्मों से आप करते आ रहे हैं, उसका अर्जन है। जी।
और पांचवा जो है इस जन्म में आप जो कुछ कर रहे हैं उसका अर्जन है। इन जी। दोनों का एक अंतर संबंध जब तक नहीं बनता है तब तक आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। जी। तो पहले तो इन चीजों को देखें। दूसरा, दूसरे तरह से बात करें तो ज्योतिषी का जो उपयोग है, मूलतः ज्योतिष का जो आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने किया, उसके दो ही उद्देश्य थे। एक ज्योतिष का मुंडेन था। मुंडेन माने मौसम, देश, पूरे समग्र समाज का जो प्रिडिक्शन होता है कि अर्थ के कब कब आएगा, बारिश कब होगी, भूकंप कब निकलेगा, कब पृथ्वी पैदा होगी, कब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें थी, उनके लिए एक तो ज्योतिषी बनाया, अरे ज्योतिष शास्त्र के नियम बनाए गए थे। और दूसरा ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य यह था कि आराधना साधना में इसका सहयोग, जी। कि आप जान सकें कि ये जो जन्म आपने लिया है क्यों लिया है, इसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप किस तरह से अपने समाज में आगे बढ़ें, अपने ऋणानुबंध क्या है, पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं उस कर्मों के क्या क्या परिणाम हैं जिनको कारण आपको मनुष्य में योनि में इस जन्म लेना पड़ा, और उनको किस तरह से आप उस कर्ज को चुकाएं। जी। इस प्रविधि को जानने के लिए ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके और समाज में अपने शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ाया था कि सारे शिष्य उनके समझ सकें कि हमको विवेकानंद के रास्ते पर चल के प्राप्ति करनी है, या हमको नीम करोरी वाले बाबा के रास्ते पर चल के प्राप्ति करनी है, या हमको किसी दूसरे ऋषि मुनि के जो संत हुए हैं बड़े बड़े, उनके रास्ते पर कौन सा हमारे पिंड का रास्ता है आराधना साधना का, और इसमें हम कहाँ तक पहुंचे, वहां से कहाँ से हमको रास्ता शुरू करना है। एक्चुअली मूल उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र का ये रहा है, जी। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का आविष्कार किया गया था। और ये इसके आधार पे बड़े आराम से आज भी बताया जा सकता है, छठवां घर देख करके आपको, कि आपके घर में आपने किस लिए जन्म लिए हो और आपके कौन कौन से कार्य पिछले जन्म में रह गए तो जिसको पूरा करना तो ये है ना। ये बात पे देख करके किस प्रकार से समझ में आ जाता है? एक यदि आप कुछ विचार यदि एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए छठे घर का स्वामी आपका शनि, जी। ठीक है। शनि माने सेवा, जी। यानी एक मोटा सूत्र मिल गया कि आपका यह जन्म सेवा करने के लिए हुआ है, जी। ठीक है। आपके जो नकारात्मक कर्म है आपको अधिकारी बनाएंगे, सत्ता देंगे। आप सत्ता पे बैठ करके अगर सेवा कर रहे हैं तब तो आप ऋणानुबंध को अपने सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेवा करने की स्थिति नहीं बन रही है और आप शासक बन रहे हैं तो आप उन पाप का ऋणानुबंध को बढ़ा रहे हैं जो आगे चल के और भुगतना रहेगा। अब छठा घर का स्वामी मान लीजिए आठवें में बैठा हुआ है, जी। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं साधना आराधना से जुड़े हुए थे, और इस क्षेत्र में आपने कुछ स्तर तक कुछ प्राप्त किया था। जो गड़बड़ियां हुई थी उस गड़बड़ियां का घोतक यह है कि जिससे शनि मिल गया है, इसका मतलब यह है कि जितनी सेवा आपको करनी थी अपने गुरु की, या अब और दूसरे नक्षत्र और ग्रह देख करके डिसाइड निश्चित किया जा सकता है कि किसकी सेवा में आपकी कमी रह गई थी। उस कमी को आप समझिए और उस कमी को इस जन्म में पूरा कीजिए। बस इतना सा जी। एक सतही बात बता रहा हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारे स्तर हैं जहाँ जा करके आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये मेरे काम रह गए थे जो हमको कर लेना था, जो गलतियां हो गई थी उनको सुधार लेना चाहिए था। जी। अब आए हम दैनिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र को हम किस तरीके से अपने उपयोग में ले सकते हैं। जी। देखिए, दैनिक जीवन, सामान्य मनुष्य का जीवन जो है उसमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत जरूरत नहीं है। जी। अगर अगर आप चेतित हैं, आप अपने कर्मों से संलग्न हैं, आप ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, तो आपको ईश्वर अनायास ही कोई ना कोई आपको रास्ता और लिंक बताते रहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जी। मान लीजिए आप किसी नई कॉलोनी में गए, कोई पता ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं मिल रहा है। जी। अचानक एक व्यक्ति आपको मिलता है, बोलता है वो सामने वाला घर है, जी। है ना। तो यही काम ज्योतिष भी करता है, लेकिन ये काम ईश्वर आपके साथ हमेशा करते रहते हैं। अगर आप शुद्ध साफ स्वच्छ हैं और एकदम अपने आप को मानवीय मूल्यों से जोड़ के रखे हुए हैं और उसके सारे धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ईश्वर इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के संकेत हमेशा आपको देते रहते हैं। वो व्यक्ति मिल जाएगा, आपको सही घर जगह पे बता देगा।
आप इसके विपरीत हैं, अमानवीय हैं, शोषक हैं, विपरीत मूल्य प्रकृति के विपरीत मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप उस जगह पे पता हाथ में लेकर के भी ढूंढते रह जाएंगे, आपको वो घर नहीं मिलेगा। इसी तरह से ज्योतिष करता है। जब आप किसी को कुंडली लेके आते हैं दिखाने, आपकी समस्याएं रहती हैं, उस समस्याओं को ज्योतिष देखता है, फिर वो कुंडली में ढूंढने की कोशिश करता है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, 20 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। बहुत सारे सिद्धांत मेरे दिमाग में बने पड़े हैं, जी जिनको मैं जानता हूं कि ये काम ही करेंगे, बावजूद जिनको अगर सही दिशा निर्देश ईश्वर को नहीं देना रहता है, उस मोमेंट में उस कुंडली में वो मुझे नहीं दिखाई देते। और फिर वही, जब उसके साथ हादसा हो जाता है, फिर वो दोबारा मेरे पास आता है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये किससे हो गया, ये तो करना ही नहीं था तुमको। फिर वो दिख जाता है मुझे। ऐसा कई बार हुआ है। जी तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मतलब आपको अगर एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करना है तो सिर्फ ज्योतिषी बहुत अच्छा रहेगा तो आपको मार्गदर्शन सही मिल जाएगा, एकदम संभव नहीं। आपको भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा सही मार्गदर्शन लेने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। गुरुदेव, कुछ ऐसा बताइए कि इस ज्योतिष को हम वास्तविक दिशा में लेकर के जाएं, तो उसके लिए हम क्या करें कि हम इसे और वास्तविक दिशा की तरफ लेकर के जा सकते हैं, या हम किस प्रकार से इसमें प्रयास करें? हम नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी में जो काम कर रहे हैं, हम ज्योतिष को और जागृत करने की अवस्था में काम कर रहे हैं कि हम इसको और प्यूरिफाई करें और इसको ऑथेंटिक करें, तो हम किस प्रकार से काम करें जिससे कि हम इस अपने मिशन में हम सफल हों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ज्योतिष शास्त्र को सबसे पहले तो शोध परक बनाना पड़ेगा, जी है ना। इसमें ऐसे लोगों को जोड़ना रहेगा जो लोग जो है अपने को विनम्रता के साथ में चीज़ों को सीखने और उस पर शोध करने के लिए तैयार हो। उनको इस बात की लालसा ना हो कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाऊं या बहुत बड़ा पैसे कमाऊं। ठीक है। और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे साइंस का स्ट्रक्चर होता है, लड़का बीएससी एमएससी करता है, पीएचडी करता है बाकायदे अच्छे से, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में भी पीएचडी वगैरह का जो व्यवस्थित तरीका अभी जो हो रहा है, वो तो उसका मत हकीकत पूछिए, मैं जानता हूँ बहुत बुरा है। जी मतलब व्यवस्थित तरीके से एक जो साइंटिफिक इवेल्युएशन के जो प्रोसीजर्स हैं, उस प्रोसीजर्स के तहत काम हो ज्योतिष शास्त्र में, शोध में। और ज्योतिष शास्त्र में भी जैसे क्लास है, मेडिकल का एस्ट्रोलॉजी का एक एक्सपर्ट हो, जी एम्प्लॉयमेंट का एक एक्सपर्ट हो, है ना। मान लीजिए किसी के वो मेडिकल में भी प्रसूति रोग का एक विशेषज्ञ हो, अर्थ कैंसर का अलग विशेषज्ञ हो। जैसे जैसे साइंस में एक्सपर्टाइज होता है ना, वैसे ज्योतिष शास्त्र में भी एक्सपर्टाइज होना चाहिए। एक महाराज कोई भी 9 ग्रह और 27 नक्षत्र को पढ़ के जी मनुष्य के जीवन की सारी प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। और पहले भी ऋषि मुनि होते थे, मेदिनी के एक्सपर्ट अलग ऋषि होते थे जो अपने हिसाब से करते थे, मुंडन के अलग ऋषि होते थे जो अपने हिसाब से करते थे। तो और ये समाज का तो ये जो व्यक्ति का जो प्रिडिक्शन है, ये तो ज्योतिष शास्त्र का सबसे तुच्छ पक्ष है। ये तो मतलब उद्देश्य ही नहीं है, ये तो मतलब उसका तलछट है, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है उतना मेरी नज़र में। लेकिन कम से कम जिस तरह से हम साइंस में क्लास बना करके उसका एक्सपर्टाइज बना करके उस पर रिसर्च करते हैं, उस तरह से नैरो बैंड बना करके हम रिसर्च करें, तो हमको समझ में आएगा कि ज्योतिष शास्त्र वास्तव में। एक एग्जांपल देते तो पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल में जितने तत्व हैं उनके सारे ग्रह कौन कौन से हैं आप डिसाइड कर दीजिए, देखिए आप मैजिक इसका आपको समझ में आएगा कि साइंस से ज्यादा डिटेल आपको एस्ट्रोलॉजी दे रहा है तत्व के बारे में। जी नहीं नहीं किया हमने इस फील्ड में काम। हम वर्तमान मूल्यों का जो मूल्यांकन की पद्धति है, जो फैक्ट है, उस फैक्ट से मैच करते हुए, उससे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। देखिए मजा आएगा। एक हॉस्पिटल में कैंसर रोग स्पेशलिस्ट के साथ में एक ज्योतिषी को बिठा दीजिए अच्छे से, वो सिर्फ कैंसर पे 20 साल काम करे, अद्भुत प्रिडिक्शन आएगा। 12वें और 6वें में राहु और केतु है, 99% लोगों को कैंसर देते हैं। 12वें में राहु और 6वें में केतु। हाँ, इनका कॉम्बिनेशन 99% लोगों को कैंसर देता है। और यदि 6वें में राहु हो और 12वें में केतु हो तब उसके कॉम्बिनेशन अलग हो जाएंगे। अच्छा। देखिए ये एक मोटा है, 12वें में बैठा हुआ राहु कौन से राशि में कौन से नक्षत्र में बैठा है, किस तरह का कैंसर देगा, केतु का किस तरह से कैंसर देगा, वो बिनिंग देगा सिर्फ,
या कैंसर दे देगा, या कैंसर जैसी प्रवृत्ति पैदा करके छोड़ देगा। ये सब उसके बहुत सारे स्तर हैं, जी है ना। लेकिन देंगे वो उसी कैरेक्टर की बीमारी, जी समझ गए आप, है ना। आठवें में बैठा हुआ राहु आपके जो एनस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा ही देगा, लेकिन कब देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, किस तरह से देगा, कौन से वेंस को मोटा करेगा, कौन से आपके स्थूल उसको क्या बोलते हैं मांसपेशियों को सड़ा देगा या दबा देगा या कर देगा, इसका भी उसमें इंडिकेशंस है। इसकी स्टडी करना जब तब होगा जब आदमी उसी विषय को लेकर के 10 साल 5 साल स्टडी करेगा, जैसे 5 साल मेडिकल साइंस का लड़का पढ़ता है, मैं सहमत हूँ आपसे। तब जाकर के वो बोल पाएगा इसे। अभी तो मैं बोल दूंगा कि हाँ साहब 8वें में राहु बैठा है, आपको इससे रिलेशन होगा। आप किसी को वहां दर्द हो रहा है तो भी वो बोलेगा कि यार पंडित जी ने सही बोला था। अरे भैया दर्द वहां दूसरे कारणों से भी हो सकता है, सिर्फ राहु के कारण से हो रहा है ऐसा नहीं है। राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुझे बताना पड़ेगा उसको कि ये 15 कैरेक्टर्स हैं, और ये 15 कैरेक्टर्स दिखेंगे तो ही इस ग्रह का उसमें प्रॉब्लम है जी। जैसे चंद्र और राहु अगर 12वें में बैठ गया तो अनिद्रा तो होनी ही होनी है, कोई माई का लाल उसको नहीं रोक सकता है। लेकिन अब वो अनिद्रा कैसी होगी, रात के 12 बजे के बाद नींद आ जाएगी, सुबह 4 बजे के बाद नींद आ जाएगी, या पूरी रात आपको जगाएगी, या इतनी जगाएगी कि आप पागल हो जाओगे। अब ये तो शोध हमको करना पड़ेगा ना भाई साहब, हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम तो इतने से बन जाता है। कोई हमारे सामने बैठा और उसको मैंने बोल दिया कि अरे तुमको रात को नींद नहीं आती हो, तो फ्लैट होकर मेरा पाँव छूने लग गया। अरे क्यों छूना किसी ज्योतिषी का पाँव, वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, आप उसके पास पैसे दे करके जो वो कुंडली दिखाने गए हो तो वो प्रोफेशनल है ना, सही बात, उसकी ड्यूटी है ना। आप डॉक्टर का पाँव तो नहीं छूते हो कभी। तो थोड़ा इस तरह की सोशल अवेयरनेस भी डेवलप करना पड़ेगा कि लोग जब ज्योतिषी के पास जाएं तो सवाल पूछें कि ये आप जो कह रहे हो ये क्यों कह रहे हो, इसके क्या आधार हैं, इसके वैज्ञानिक आधार क्या हैं, और अगर वो ज्योतिषी वो पूरी चीजें बता रहा है साफ साफ तो सही है। दूसरी बात, एक चीज बोली जाती है एस्ट्रोलॉजी में, साहब मैं तो साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ, ईष्ट है हमारे। जब ईष्ट है और साधना है तो ज्योतिषी अलग चीज हो गई, ज्योतिष शास्त्र अलग हो गया। हाँ, तो ज्योतिष शास्त्र में योग साधना की जरूरत पड़ती है, ध्यान की जरूरत पड़ती है, वो कोई सिद्धि उद्धि नहीं रहती है। वो इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब एक कुंडली आपके सामने आ रही है तो उसमें हमको 150 कुंडलियां दिखनी है, उसमें नवांश भी दिखना है, दशमांश भी दिखना है, D30 भी दिखना है, D60 भी देखना है। जैसे आपने जो आपकी समस्या है उससे रिलेटेड वर्क कुंडलियां हमको दिखनी चाहिए। हमको वो सारी दिखने के लिए जरूरी है कि हम इतना ध्यान लगा पाए उस कुंडली पे, केंद्रित कर पाए अपने ध्यान को। इसके लिए हमको ध्यान करना है। हमको कोई इष्ट और सिद्धि से एस्ट्रोलॉजी में कोई सहयोग नहीं मिलना है, वो दूसरा फील्ड है। उस फील्ड का और एस्ट्रोलॉजी का अपना संबंध ही अलग अलग है जी। और अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो उस फील्ड में जाता है वो किसी का भाग्य नहीं बताता है जी। फिर वो अपना भाग्य पढ़ता है और अपने कर्मों को काटता है जी। तो इन चीजों को भी समाज को समझ लेना चाहिए स्पष्ट, और इसको समझ करके चैलेंज के साथ में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है कि 10 के 10 एस्ट्रोलॉजर फेल मिलें, लेकिन कोई एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा मिल जाएगा और जो आपकी जिंदगी के बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। जी। है ना। मतलब साइंटिफिक है, एकदम वैज्ञानिक शास्त्र है, लेकिन इसको लोगों ने ऐसा तुपोलॉजी में इन्वॉल्व करके खराब कर दिया है इसको। मैं खुद इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिकल का जी। और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करता हूं, अभी भी करता हूं। ईश्वर में मेरी कोई आस्था नहीं थी, है ना। लेकिन जब इस सब्जेक्ट के पास में आया तो इस सब्जेक्ट ने मुझे जो सिखाया उससे मुझे तार्किक रूप से ये समझ में आया कि यह विषय वास्तव में मनुष्यों के हित के लिए बेहतरीन विषय है जिसको बाजार ने खत्म करके रखा हुआ। हम इसको जागृत करना चाहते हैं और आज हम इस विषय को वास्तविक उसी प्रारूप पर ले जाने की हमारी सोच है, जो कि आपने कहा कि काम कैसे करना है। हम लोग बिल्कुल मेडिकल की तरह, जैसे मेडिकल में मेडिकल बोर्ड होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, हम लोगों का जो फॉरम है वो एक इंडिपेंडेंट एस्ट्रो बोर्ड बनाना चाहता है। हम लोग मेरा पीएचडी असाध्य रोगों के समीक्षात्मक अनुशीलन पे, ज्योतिष शास्त्र में असाध्य रोगों के समीक्षात्मक अनुशीलन विषय पे मेरा शोध है जी। और मैं बताऊं आपको, मैं आरडीसी जब मेरा हो रहा था
विश्वविद्यालय में, और जो हमारे प्रोफेसर लोग हमारे पूछ रहे थे, मुझे स्पेशली कैंसर पे करना था रिसर्च। जी। लेकिन हमारे गुरुजन ऐसे थे कि अब मैं क्या बताऊं, उन्होंने सारा सब्जेक्ट कबाड़ा कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, गाइड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। एक ये बहुत बड़ी परेशानी आती है कि जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं करके एक रिसर्च करना चाहें तो फिर भा, परेशानी भाई होती साहब, गाइड नहीं चाहिए था मुझे, मुझे तो सिर्फ बस एक रजिस्ट्रेशन चाहिए था, मैं सब कर लेता। लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं होने दिया। बोले आपको मिलेगा ही नहीं इस पे कुछ भी। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो एक श्लोक है ना बृहत्पराशर का, उस श्लोक को ले लेना है, उसी पे शोध कर देना है। है। जी। क्यों चाहिए हमको 50 किताबें? हमको तो समाज से 2000 लोगों को उठाना है ना, और ये दिखाना है कि ये श्लोक कैसे काम कर रहा है आपके ऊपर। लेकिन वो सहमति नहीं हो पाती है। इस तरह का वैज्ञानिक सोच के साथ में पूरा एक सिस्टम बनना चाहिए, तब जा करके कर पाएंगे। हम हम लोग आप अकेले अकेले। हम लोग आपके विचारों पर ही काम कर रहे हैं, और अगर मैं आपको सच बताऊं तो आज आपने जो विचार कहे हैं, हम्म। आपको बताऊं तो आदरणीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी यूएस हम्म। डॉक्टर हैं, और उनकी हम्म। अध्यात्म में विशेष रुचि है। वाह वाह। और उनकी ये मन के अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि जब उन्होंने देखा कि जब एक पेशेंट 10 डॉक्टर्स के पास जब जाता है, हम्म। तो जब एक पेशेंट जब 10 डॉक्टर्स के पास में जाता है तो वो उनकी रिपोर्ट से लेकर के मेडिसिन 98% से लेकर 100% के बीच में एक्यूरेट सभी लोग बराबर चीजें बताते हैं, बराबर उनका हम्म। एक एनालिसिस होता है। बट जब हम एक कुंडली जब हम 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेकर के जाते हैं तो सभी लोगों का 10 और 10 से क्यों ऐसा क्यों होता है? बस क्योंकि वो 10। यह जो क्यों की जो जिज्ञासा आदरणीय जागृत हुई आदरणीय डॉक्टर गुप्ता साहब जी के मन में, तो ये उसी का आज ये रूप है कि आज हम नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं गुप्ता जी को। जी। और वो 10 इसलिए अलग अलग बताते हैं कि 10 में से पढ़ा लिखा तो शायद 10 नहीं है, या कोई एक होगा। अगर वो शास्त्र पे काम करते, सिद्धांत पे काम करते, तो 10 एक ही चीज बोलते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, ये समस्या है हमारे साथ में। मैं तो अब क्या बोलूं और देखिए सर, क्या है ना, आप लोग करिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि आपसे ऐसे लोग जुड़ें कि जो इस तरह से कुछ अच्छा योगदान दे पाए इन चीजों में। यदि आपका आ, रहेगा, यदि आपका मार्गदर्शन रहेगा तो हम लोग जरूर इस मिशन तक सफल होंगे। क्योंकि जब तक अच्छे लोग साथ नहीं देंगे, जब तक प्योर जो शुद्ध आत्माएं हैं, जब तक वो साथ नहीं देंगी, हमारा ये मिशन सफल नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य ही है कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें और उन्हें हम अपना मार्गदर्शक बनाएं, और उनके मार्गदर्शन में और आपकी एडवाइजरी में हम लोग मेहनत करें। आपका आदरणीय जो ज्योतिष आपका अनुभव है, मतलब किस उम्र में आपको लगा कि आपको ज्योतिष में आना चाहिए? मैं 96 से कर रहा हूँ। पढ़ाई की है मैंने स्टार्ट 96 से, तो समझ लीजिए कि 68 का मेरा बर्थ है। जी। तो जो 28-28 साल के बाद, देखिए ज्योतिष शास्त्र का ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है किसी को बचपन से हो जाए, किसी को 16 साल से हो, किसी को 32 साल से हो, किसी को 50 साल से हो। जब आप अपने जीवन में उन ग्रहों के एक्टिवेशन वाले टाइम पे पहुंचेंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी का या स्पिरिचुअल नॉलेज या इस तरह का ज्ञान देने के लिए एक्टिव होंगे, तभी आपका एस्ट्रोलॉजी शुरू होगा। जी। उसके पहले नहीं शुरू हो सकता है। जी। कंफर्म है ये। तो मेरे गुरु की महादशा शुरू हुई है 2004 में, और उसके बाद से गुरु महाराज ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। उसके पहले राहु था। राहु, जिसकी भी राहु की महादशा चल रही हो, आप उसको छूट बोल दीजिए कि तुम परंपराओं के विरुद्ध काम करते हो, और तुमको परंपरा और लीक पे चलने की आदत नहीं है, कभी गलत निकलेगा ही नहीं आपका। मेरा राहु रहा, और राहु के पीरियड में मैं इन चीजों को विश्वास नहीं करता था, जबकि कहीं ना कहीं जीन्स हमारे अंदर थे, और क्यूरियोसिटी थी, और पढ़ता भी था, लेकिन विश्वास नहीं था इन चीजों पे। इसका प्रैक्टिकल विश्वास तब होना शुरू हुआ जब गुरु महाराज आए। जी। वो 2004 से आए, जी। गुरु की महादशा शुरू हुई। तो और उनका कॉम्बिनेशन भी ऐसा था कि अ, उनका जो हमको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे सकते थे, इसलिए दिया उन्होंने। अष्टमेश होकर लग्न में बैठे थे,
जी। पंचम पे दृष्टि थी उनकी, पंचमेश लग्न और पंचम का इंटरचेंज था। तो इसलिए ये ज्ञान मुझे मिलना ही था, भले ही मैं इसके खिलाफ जीवन जी रहा था, और मिला। मतलब ज्ञान शुरू हुआ, मिलना तो नहीं, मिलना तो बहुत बड़ी बात होती। मैं थोड़ा अर्थात ज्यादा बोल गया, मुझे माफी अर्थात चाहिए। ज्ञान तक पहुंचने के लिए भी योग होना जरूरी है। हाँ, योग, बिना योग के ज्योतिषी नहीं बन सकते हो आप, चाहे कोई भी हो। अगर आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने का योग नहीं है, आप नाक रगड़ लीजिए, क्योंकि आपके पिछले जन्म, ज्योतिषी एक जन्म की पढ़ाई नहीं होती है, कई जन्मों की पढ़ाई होती है। तो अगर योग नहीं है आपकी कुंडली में, तो आप नाटक ही करोगे, ज्योतिषी नहीं बन सकते। और नाटक करने का क्या है, 115 वाक्य मैं जानता हूं, आपको बता देता हूं, आप किसी को बोल दीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपका पांव छू के जाएगा और और दुनिया भर को बताएगा कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये सब बकवास है। और ये जो ये मतलब बदनामी है हमारे ज्योतिष से, इतने बड़े शास्त्र की, जिसके आगे मेरे ख्याल से तो आज का विज्ञान पानी भरता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उतना मेहनत। जी। करना चाहिए जितना कर पाए। और आप लोगों को साधुवाद, आप लोग करिए प्लीज। और कुछ बात करनी है आपको? आदरणीय, बस आपका साथ चाहूंगा मैं, आपका सपोर्ट चाहूंगा। आप लोगों का यदि साथ रहा तो हम लोग अपने मिशन तक बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब तक एक शुद्ध विचार, जिस प्रकार से आज आपने खुल के बात की, मुझे आपकी बातें इतनी अच्छी लगी आज। आपने कहा कि ज्योतिष करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक मन ही शुद्ध नहीं है, जब तक आत्मा ही शुद्ध नहीं है, तो ज्योतिष कैसे नहीं आ सकती। कहते कहते हैं ना, ईश्वरी ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान कब आपके अंदर तभी आएगा जब आप उस नारियल को फोड़ के अंदर वाला मुलायम उसको दोगे, वही रिसीव कर सकता है। कंडक्शन वहीं पे है, जल वहीं पे है। उसके ऊपर जो खोल है ना, वो कंडक्टिव नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान। तो आप ज्योतिष किससे करोगे? और बिल्कुल। वो होने के लिए तो निर्बल मनुष्य होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात है। बोलिए। मैं प्रिय दर्शकों को इतना और बता देना चाहता हूं, आदरणीय जी ने बिल्कुल मना किया है कि आप केवल मेरी वॉइस को अकेला प्रकाशित करेंगे, केवल ऑडियो इनकी प्रकाशित हो सकती है। इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है कि मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता, मैं अपना फेस दिखाना नहीं चाहता। मैं केवल ज्योतिष और ज्ञान की बात करने के लिए इस मंच तक आया हूं। मैं किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखता, मुझे गोपनीय रहना पसंद है। और इन विचारों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अब मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरा आइडेंटिटी छुपा देंगे, तो मैं बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी आइडेंटिटी हम्म। बिल्कुल गोपनीय रहेगी। केवल आपका ज्ञान जन जन तक, हम मैं इसी प्रकार से बारंबार आपके ज्ञान को लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये मतलब अपने व्यस्तताओं के बीच में से कोशिश करूंगा कि आपको कभी ऐसा लगे, कोई कुंडली ऐसी आए जिसमें परेशानी ज्यादा लग रही हो और स्पष्ट नहीं हो रही हो चीजें, तो आप मुझे शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने स्तर पर जितना सहयोग कर सकता हूँ करूंगा, और उसमें वो वैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से करूंगा जो वो चाहिए, मुझे लगता है ज्योतिष शास्त्र को आज। जी, बिल्कुल। मैं आज बात बंद करें? प्रणाम करता हूं मैं आपको। जय जय। नहीं नहीं, आप मुझे नहीं, ईश्वर को प्रणाम करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। जो आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है। प्रणाम। प्रणाम। ठीक।